हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल तक अपन ने क्या पढ़ लिया था? अपन ने कल तक क्लियर कर लिया था, थायराइड ग्लैंड कंप्लीट कर दी हमने, पैराथायराइड कंप्लीट कर ली और पीनियल कंप्लीट कर ली अपन ने। आज अपन बात करेंगे थाइमस और उसके बाद में बात करेंगे पेनक्रियास की। ठीक है, तो ये दो ग्लैंड आज अपन को कंप्लीट पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। तो हेडिंग लगाइए थाइमस ग्लैंड। क्लियर? पहली बात, थाइमस ग्लैंड जो है बेसिकली इसकी ओरिजिन जो है वो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस सा है। इसका ओरिजिन है एंडोडर्म से, ध्यान रखना, एंडोडर्मल ओरिजिन है इसका। एक बात। दूसरी बात, ये आपके सेकेंडरी सॉरी ये आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ध्यान रखना, यानी कि प्राथमिक लसिकाभ अंग है। प्राथमिक लसिकाभ अंग का मतलब क्या है कि अपनी बॉडी में दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 8 में, 12th वाले में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के, यानी प्राथमिक लसिकाभ और द्वितीयक लसिकाभ अंग जो वो अलग अलग होते हैं। प्राइमरी दो ही होते हैं। एक तो होता है बोन मेरो, जहां पर ब्लड का निर्माण होता है। दूसरा होता है हमारे यहाँ स्टर्नम के नीचे की ओर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, जो अपन पढ़ रहे हैं। ये दो, ये यहां पर लिम्फोसाइट बनती है, उनका परिपक्वन होता है और सारे काम होते हैं। और जहां पर लिम्फोसाइट बनती है, उनका परिपक्वन होता है, यानी कि मैच्योरेशन होता है, उस जगह को अपन बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ध्यान रखिएगा, एक तो बोन मेरो और एक थाइमस ग्लैंड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बाकी जितने भी है, चाहे वो अपेंडिक्स हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे पेट्स पैचेस हो, चाहे टॉन्सिल्स हो, चाहे लिम्फ नोड हो, जितने भी अदर बच गए वो सारे सेकेंडरी में आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आपके प्राथमिक लसिकाभ अंग है। ठीक है, अगली बात, थाइमस ग्लैंड लिम्फोसाइट का उत्पादन करती है उसे क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। क्या बोलोगे आप? टी लिम्फोसाइट कहते हैं। यहां पर ये ध्यान रखना, टी का मतलब क्या है? यहाँ टी का मतलब है थाइमस ग्रंथि में बनी, इसने नाम क्या आ गया? थाइमस ग्लैंड। टी फॉर थाइमस ग्लैंड। अगर बी लिम्फोसाइट लिखता हूं और आगे बी लिखता हूं, बी का मतलब है बोन मेरो या बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ठीक है, जो थाइमस ग्लैंड लिम्फोसाइट उत्पन्न करती है उसे आप क्या बोलोगे? टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट का मतलब टी फॉर थाइमस की वजह से ये टी आगे आया है। क्लियर? ये ग्रंथि, ये ग्लैंड स्टर्नम यानी ये उरोस्थि, जो आगे वाली हड्डी है स्टर्नम, जिसको बोलते हैं उरोस्थि, स्टर्नम यानी उरोस्थि के नीचे तथा हार्ट यानी हृदय व महाधमनी को क्या बोलते हैं? ऑर्टा के अधर का मतलब ऊपर की ओर, यानी कि वेंट्रल साइड में उपस्थित होती है। अदर साइड में यानी वेंट्रल साइड में होती है। ध्यान रखिएगा आप, आगे की ओर पुरानी एनसीईआरटी में लिखा होता डोर्सल, लेकिन अब करेक्शन हो गया, वेंट्रल कर लेना। क्लियर? होती है। या एक और जगह, दो फेफड़ों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? मेडिएस्टिनम। तो मेडिएस्टिनम भी हो सकती है ये है, या मेडिएस्टिनम, दो फेफड़ों के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? मेडिएस्टिनम में। ध्यान रखिएगा, ये सारे लिखा दिए मैंने आपको। देखो, स्टर्नम के नीचे, हार्ट और एरोटा के अदर भाग पर, या मेडिएस्टिनम में, किसी एक जगह की लोकेशन वो आपको परीक्षा में पूछ लेगा। ये लिखिए आप पहले फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिए हो गया। चलिए देखिए, थाइमस ग्रंथि से, ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन थाइमोसिन होता है। होने वाला हार्मोन थाइमोसिन होता है। क्लियर? अगली बात, थाइमोसिन हार्मोन इम्यूनिटी को बी लिम्फोसाइट, किस पे अटैक करता है? बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट का उत्पादन करके बढ़ाता है। कहते हैं भाई किस तरह से बढ़ाता है, तो आपको पता होना चाहिए। थाइमोसिन क्या करता है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों को प्रेरित करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रतिरक्षा मिले। कैसे? देखो मैं इधर लिखता हूं, रिएक्शन लिखता हूं, देखो आप, थाइमोसिन हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। अब ये थाइमोसिन किस पे अटैक कर रहा है? देखो आप, एक तो कर रहा है किस पे? बी लिम्फोसाइट पे, बी फॉर बोन मेरो या बर्स ऑफ फैब्रिकस, ठीक है, और एक करता है टी लिम्फोसाइट पे। क्लियर? बी लिम्फोसाइट से क्या करेगा? ये एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करेगा। एंटीबॉडीज तथा एंटीबॉडी का एक प्रकार होता है जिसको अपन कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, है ना। 5 प्रकार की होती है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। तथा इम्यूनोग्लोबिन इसको अपन बोलते हैं आईजी के निर्माण को क्या करता है? बढ़ाता है। अगर एंटीबॉडी के निर्माण से होता है, ऐसे अपन बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ध्यान रखिएगा, अगर एंटीबॉडी बढ़े बॉडी में और उसकी वजह से हमारी प्रतिरक्षात्मक क्षमता बढ़ती है तो वो प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज, माध्यित यानी किसके द्वारा? एंटीबॉडी बनने के द्वारा। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं इसको, या इसको शॉर्ट में बुक में लिखा हुआ मिलता है अपन को AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरा हमें पता है कि जो एंटीबॉडीज होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए लिक्विड को अपन ग्रीक भाषा में बोलते हैं हुमर। क्या बोलते हैं? हुमोरल। आइसक्रीम आती है ना हुमर की, जस्ट लाइक दैट, या आप बोल सकते हो उसको हुमोरल। हुमोरल का मतलब होता है तरल। इम्यूनिटी लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, फिर हिंदी भी लिख दूंगा। इसको अपन बोलते हैं तरल प्रतिरक्षा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होती है, एंटीबॉडीज प्रदान करती है। यानी ये ध्यान रखना, बी लिम्फोसाइट हमें क्या प्रदान करेगी? सीधा फंडा है AMI, है ना। और टी लिम्फोसाइट क्या करेगी? ये क्या करता है? टी लिम्फोसाइट में विभेदन करता है, और टी लिम्फोसाइट में विभेदन करके विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाता है, जैसे टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर। इस प्रकार की कोशिकाएं बनाता है जो हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के कार्य करें। इसको शॉर्ट में अपन कहते हैं टी हेल्पर, जो एड्स रोग में सबसे पहले ये तो नष्ट होती है। टी किलर यानी मारक कोशिकाएं, टी सप्रेसर यानी टी संदमक, सप्रेसर का मतलब संदमित करना, किसी को रोकना, किलर यानी मारना, हेल्पर यानी पता ही हेल्प करना। ये सारी मिलकर कोशिकाएं बनाती है। इन सभी कोशिकाओं से बनने वाली प्रतिरक्षा को अपन बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि CMI। यानी कि हिंदी में बोलना चाहो तो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। यानी कि प्रतिरक्षा में किस तरह से प्रदान हो रही है? कोशिका का निर्माण करते हैं। और ये कौन सी हो गई? ये प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा। ये कौन सी होगी? प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी,
प्रतिरक्षी माध्यित क्या हो गई, प्रतिरक्षा, और क्या ये तो देती है बी लिम्फोसाइट और ये देती है टी। टी क्या देगी है, CMI, कौन आई, CMI। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाता है। ये लिखिए आप, फिर मैं काम के बाद ये लिख देता हूँ, जगह बची हुई अभी देखो। 45 से 50 साल की आयु में, लगभग बुढ़ापा आ गया आयु में, एज में, थाइमस ग्रंथि इनएक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, यानी अक्रिय हो जाती है। और ओल्ड पर्सन में, यानी बूढ़े व्यक्तियों में इम्यूनिटी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इम्यूनिटी की कमी को क्या कहते हैं, न्यूनता हो जाती है, यानी कमी हो जाती है, हो जाती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये बुढ़ापे में ये कामला गड़बड़े ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये लिखिए थाइमस ग्रंथि के बारे में। जल्दी कीजिए। चलिए साहब, अब आपने लिख लिया होगा, अपन इसको मिटाते हैं। अब एक नोट लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, एक नोट लिखिए। प्यूबर्टी यानी किशोर अवस्था आने पर थाइमस ग्लैंड का इनएक्टिव होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखना भाई, हो जाता है। जैसे जैसे प्यूबर्टी आएगी, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड भी निष्क्रिय होगी, और पीनियल ग्लैंड निष्क्रिय होते ही अपन को पता है पीनियल ग्रंथि निष्क्रिय होते प्यूबर्टी आती है, और प्यूबर्टी आते ही थाइमस चली जाती है, यानी पहले पीनियल गई फिर थाइमस गई। ठीक है, अब दूसरी बात, यदि प्यूबर्टी के पश्चात भी थाइमस ग्रंथि एक्टिव रह जाती है तो माइस्थीनिया ग्रेविस, जो आपने पढ़ रखा है भाई, ध्यान रखना, माइस्थीनिया जो स्वप्रतिरक्षी रोग है, पता है ना, नर्वस सिस्टम में पढ़ा आपने, ग्रेविस रोग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा रोग हो जाता है, माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाता है भाई। क्लियर। चलिए, इसी के साथ आपके समाप्त हो जाती है कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। और हेडिंग लगाइए अगली ग्रंथि का, जिसका नाम है पेनक्रियाज। जल्दी कीजिए। हेडिंग लगी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जिसको अपन कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड,
हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या बोलते हैं इसको मिक्सोक्राइन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं पता है आपको? बिल्कुल, क्योंकि ये अंतःस्रावी भी है, यानी कि एंडोक्राइन भी है ये, यानी अंतःस्रावी भी है, यानी हार्मोन में स्त्रावित करती है, और साथ में बहिस्त्रावी भी है, एक्सोक्राइन भी है। तो क्या स्त्रावित करती है? एंजाइम। तो 97 to 97 से लेकर 99% तक तो ये क्या है? बहिस्त्रावी। और बहिस्त्रावी का काम होता है एंजाइम्स का स्त्रावण करना। किसका? एंजाइम्स का। एंजाइम्स का स्त्रावण करना। और एंडोक्राइन जो केवल 1 से 3% है, इसका काम होता है हॉर्मोन्स का संश्लेषण, यानी कि बनाना, सिंथेसिस करना व सीक्रेशन करना। ओके, इसलिए इसको अपन कहते हैं हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या हो गया? हिंदी में बात करते क्या हो जाता है? विषम। मिक्स का मतलब क्या होता है? एक्सो और एंडो दोनों मिक्स है, ठीक है ना। ये तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रखा है। मैं बात करूंगा अभी केवल यहां पर किसकी? एंडोक्राइन की। क्लियर? चलिए साहब, वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब एंडोक्राइन की बात करें, एंडोक्राइन पार्ट की बात करें, जो कितना आप बता रहे हो कितना परसेंट है? ओनली 1 से लेकर 3%। इससे हार्मोन स्त्रावित होते हैं। इस भाग में इसमें विभिन्न, यानी कि डिफरेंट टाइप, विभिन्न प्रकार की सेल्स होती है, विभिन्न प्रकार की सेल्स होती है जो डिफरेंट, यानी विभिन्न प्रकार के हॉर्मोन्स का स्त्रावण करती है। ओके, चलिए सर, क्लियर? अगली बात, इन सेल्स के समूह को, सेल का जो गुच्छा होता है, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, के समूह को लैंगर हैंस के द्वीप समूह, यानी कि इंग्लिश में लिख देता हूं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़िए। क्लियर? चलिए, अब कौन कौन सी सेल है इसमें देखो। एक तो होती है अल्फा सेल्स, जो होती है 20%, 20 से 25% ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। दूसरी होती है आपके, मैंने बता रखा है ये डाइजेस्टिव में आपको सब, बीटा सेल्स, जो होती है 60 से 65%। तीसरी होती है डेल्टा सेल्स, इसका दूसरा नाम है एफ सेल। क्या नाम है? एफ सेल्स। ये होती है 9% मात्र। और एक होती है पीपी सेल्स, क्लियर? वो होती है केवल 1%। यहां पर हमें इन दो का पता करना है, किसका? अल्फा और बीटा का। अल्फा सेल्स जो है वो स्रावित करती है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा? ग्लूकागोन हार्मोन। और बीटा जो सेल है वो स्रावित करती है सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। और ये करती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, है ना। और इसका तो कोई मतलब नहीं है, पेनक्रेजिंग पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है ना। ये तीन आपको पता होने चाहिए, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटो। ये दो आपके सिलेबस में दोनों इंपॉर्टेंट है।
ये लीजिए, लिखिए साहब, ये हो गई बात किसकी, ये भी लिख देता हूं साथ में, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, ये चार हो गए, ये लिखिए फटाफट। फिर अपन बात करते हैं सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन की और उसके कार्यों की, फिर बात करेंगे इंसुलिन कम हो तो क्या होगा, ज्यादा हो तो क्या होगा, फिर बात करेंगे ग्लूकागोन हार्मोन की। ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेरोन, ये तीनों अपन को पढ़ना है भाई, फटाफट कीजिए। हो गया, चलिए। ये डाइजेस्टिव में पढ़ा भाई आपके एंजाइम वगैरह तो सब वही आते हैं, कौन से, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन है ना, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, ये तो होते हैं एंजाइम जो पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वही चल रहा है अभी तो अपने, कौन सा, पेनक्रियास। चलिए साहब, सबसे पहले आप हार्मोन लगाइए, कौन सा, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, पक्का क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ध्यान रखना। इंसुलिन हार्मोन, सबसे पहले इसकी मॉलिक्यूलर यानी आणविक संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में एफ सेंगर ने बताया। किसने बताया, ने बताया, साइंटिस्ट का नाम है ये, बताया था, यानी इसको क्या मिला था आपको पता है, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज मिला था भाई, इसको ध्यान रखना, इंसुलिन के बारे में बताने के लिए। इसने क्या बताया, ये बताता है इंसुलिन में दो चेन होती है, दो चेन, दो श्रृंखलाएं होती, चेन्स होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है अल्फा चेन, एक होती है बीटा चेन, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। और अल्फा चेन के अंदर अल्फा चेन के अंदर, अल्फा चेन के अंदर आपके 21 एमिनो एसिड होते हैं, कितने, 21 एमिनो एसिड, और इसके होते हैं टोटल कितने, बीटा में होते हैं कितने साहब, 30 एमिनो एसिड। टोटल जोड़ो तो इंसुलिन के अंदर टोटल कितने बनेंगे, 51 एमिनो एसिड होते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया कई बार, कितने, अल्फा में कितने, 21, बीटा में 30। ओके, चलिए साहब अगली बात। अब मैं देखो आप, मैं एमिनो एसिड की एक चेन बना रहा हूँ, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ये आगे मान लो कौन सी चेन आ गई आपके, अल्फा चेन, अल्फा चेन। कितने, 21 एमिनो, मेहनत कितने बनाए, 1 2 3 4 5 ही बनाई है ना, एक और बना देता हूँ, ये लो आप कहते हो तो। अब मैं बना रहा हूँ बीटा चेन, उसमें कितने हैं देख लो आप, वो लंबी बनेगी क्योंकि उसके अंदर 30 एमिनो एसिड है। क्लियर, ये आ गई कौन सी चेन, बीटा चेन, ये लीजिए। अब देखो आप, ये भी एमिनो एसिड है, ये भी एमिनो एसिड है, सारे एमिनो एसिड है कि नहीं है, ये है ना। इन एमिनो एसिड के बीच में ये बॉन्ड है कि नहीं है, इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये सारे एमिनो एसिड तो हमेशा किससे जुड़ते हैं, पेप्टाइड से जुड़ते हैं, लेकिन ये जो है, ये बॉन्ड जो एमिनो एसिड की अल्फा और बीटा चेन, ये कौन सी चेन है, अल्फा चेन है, ये कौन सी चेन है, बीटा चेन है।
अल्फा चेन और बीटा चेन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। कौन सा होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ध्यान रखना। दो दो ऐसे बना रहा हूं ना, ये कौन सा आ गया? डाई सल्फाइड बॉन्ड। दोनों चेन्स यानी श्रृंखलाएं अल्फा और बीटा चेन्स के बीच में। क्लियर? तो पूछा जाता है एमिनो एसिड के बीच में तो कौन सा? ये। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डाइसल्फाइड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चेन के बीच में अल्फा और बीटा के बीच में कौन सा? डाइसल्फाइड। ठीक है, ये लिखिए आप पहले फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, अब आगे का देखिए आप। अब अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के कार्य। देखिए आप, इंसुलिन के कार्य की बात करें तो सबसे पहले बात आती है, ये ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है। क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? ब्लड में से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इसमें ग्लाइकोजन में बदलता है। मतलब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो यही चाहता है इंसुलिन का मेन टारगेट क्या है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करना है, चाहे कैसे भी करो। ठीक है, पहला काम ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा देगा। ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा दिया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। ब्लड में ग्लूकोज को क्या करेगा? कम करेगा। यानी इसको अपन कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। तीसरा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा? इसको क्या करेगा? स्टॉप। नया ग्लूकोज का निर्माण नहीं होने देगा किसी से भी। तीसरी बात, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, आरबीसी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी आंतरीय श्लेष्मा, आंत की जो सबसे आंतरिक परत होती है उसे अपन बोलते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा या आंतरीय म्यूकोसा, तथा ब्रेन की सेल्स के अतिरिक्त सभी सेल्स की पारगम्यता, जिसको अपन बोलते हैं परमेबिलिटी को क्या करता है?
बढ़ा देता है, के अतिरिक्त सेल्स की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। क्लियर? की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। क्लियर? अगली बात, इंसुलिन हार्मोन सेल्स की एमिनो एसिड के प्रति परमिएबिलिटी को भी क्या करता है? बढ़ा देता है। क्लियर? ताकि ज्यादा प्रोटीन का संश्लेषण ज्यादा हो, यानी प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है, ध्यान रखना। क्लियर? यानी कि प्रोटियोजेनेसिस करता है, प्रोटीन के निर्माण को प्रेरित करता है। अगला, और इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन संश्लेषण को और लिपोजेनेसिस को भी प्रेरित करता है। लिपोजेनेसिस यानी लिपिड को टूटने नहीं देगा, टूटेगा तो वो क्या ग्लूकोज बना देगा, इसलिए लिपोजेनेसिस को भी प्रेरित करता है। प्रेरित करता है। ये लीजिए साहब, ये मेन आपको फंक्शन याद होने चाहिए, ध्यान। क्लियर? अब बात करेंगे अपन ग्लूकागोन हार्मोन की। ओके गाइस, तो आज अपन इंसुलिन के बारे में ये पढ़ा है, कल अपन आएंगे तो ग्लूकागोन हार्मोन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड और भी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है? अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल आपसे वापस।